हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। मैंने कई बार अपने पॉडकास्ट में और अपने डीएनए में इस किताब का जिक्र किया है। और बहुत बार मैंने जो है विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करी है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द डीएनए सेशंस बाय पॉडकास्ट रिवॉल्व अराउंड विमेन एम्पावरमेंट एंड हाउ वी नीड टू वर्क ऑन सोशल इश्यूज। दुनिया बहुत बदल चुकी है। देयर हैज बीन मैसिव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सोसाइटी नॉर्म्स हैव चेंज्ड, लेकिन एक चीज नहीं बदली। आई वॉन्ट अ बॉय। मुझे हर कीमत पे लड़का चाहिए। हर कीमत में, हर घर में जो है लड़के की चाहना, मेल हेयर टू द फैमिली। और ये इशू इतना भयंकर है और इस पर इतनी पिछले 30-40 साल से हमारे समाज में चर्चा हुई है, लेकिन इवन नाउ there are cases of infanticide, there are cases of feticide. It is estimated that 40 million to 120 million यानी 40 लाख से 1 करोड़ 20 लाख बच्चियों को गर्भ में ही उनको मार दिया गया है हमारे देश में पिछले 3 दशकों के अंदर। ये बहुत भयानक फिगर है। दैट इज वाई यू सी पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, कई स्टेट्स में जो है फीमेल टू मेल रेशियो इतना ज़्यादा डिफरेंट है। So when I read this article in a newspaper and I contacted डॉक्टर अरुणा, तो मुझे पता लगा कि ये किताब उन्होंने लिखी है। डॉक्टर अरुणा कालरा ने, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ हर लाइफ फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट इन मेडिकल कॉलेज, उसके बाद बिकमिंग अ गायनोकोलॉजिस्ट एंड देन डिलीवरिंग थाउजेंड्स ऑफ लिटिल बेबीज। सो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर क्या सीन है, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर गर्भवती औरतों को लेके और बच्चे की और बेटे की चाहना के लिए किस प्रकार का सीन है। हाउ डू मदर इन लॉस, हाउ डू दे बिहेव व्हेन अ वुमन डिलीवर्स अ गर्ल चाइल्ड फॉर द सेकेंड और थर्ड टाइम, and to what length the husbands or the in-laws can go to get a male child। तो इस काफ़ी इश्यूज के ऊपर जो एक समाज की बहुत भयंकर कुरीति है, उसके ऊपर हमने बात की डॉक्टर अरुणा कालरा से। हमने जो है रिचुअल्स के ऊपर बात की। एंड कमाल की बात है, हम सोचते हैं ये शायद जो है कम पढ़े लिखे समाज में ये प्रॉब्लम होगी या गांव देहात में प्रॉब्लम होगी, बट यू विल बी सरप्राइज्ड, इवन हाईली एजुकेटेड पीपल वांट अ बॉय। एंड नया ट्रेंड क्या है, मुहूर्त बेबी, कि किसी से पूछ के आते हैं कि किस टाइम पे कितने वक्त पर जो है सारे नक्षत्र मिले होंगे, हमें बच्चा मुहूर्त बेबी चाहिए। उसके लिए हॉस्पिटल्स आर चार्जिंग एक्स्ट्रा फीस। सो एक तरफ तो हम जूझ रहे हैं इस चीज से कि बच्चियों को पेट में मत मारो, और दूसरी तरफ जो है मुहूर्त बेबीज का सिजेरियन करके बच्चा उसी टाइम आपको चाहिए। सो ऐसे बहुत से इश्यूज हैं which is connected to the way our society is developing, which I have discussed with Dr. Aruna Kalra. So watch this podcast on very very interesting topic of why I want a boy. So subscribe to this channel, because here you will get motivation, you will get knowledge and unbiased views. So my second innings is for your first innings, and do comment in the feedback in the comment section, or how did you like this particular podcast. Thank you. Jai Hind. एट द आउटसेट डॉक्टर अरुणा कालरा, आज बढ़िया दिन है, और मैं जब से आपकी ये किताब देखी है और मेरे हाथ में लगी है, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था मैं आपसे बात करूं। और आपकी मैंने सारी स्टोरीज पढ़ी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप मेरे शो में आए। सो वेलकम, व्हाट अ प्लेजर टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, और हम वो एक दूसरे को चेज कर रहे हैं बहुत दिनों से, और फाइनली वो दिन आ गया। बिल्कुल वो दिन आ गया, और जो है हम आमने सामने हैं और आज बात करेंगे। ये टाइटल कैसे आया, आई वॉन्ट अ बॉय, मुझे लड़का चाहिए। ये टाइटल मतलब बहुत, मुझे जब से मैं प्रैक्टिस में आई, जब से मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू की, तो हर एक इंसान, चाहे वो मेरा पेशेंट था या फिर वो मेरी साथ में डॉक्टर थी या नर्स थी या आया थी, सभी को
बेटा चाहिए, क्योंकि डिलीवरी या प्रेगनेंसी हर एक घर में हो रही थी। पहला बेटा हो जाए तो अच्छा है, पहली बेटी है तो दूसरा बेटा हो जाए तो अच्छी है, अच्छा है। और जो पेशेंट्स आ रहे थे वो छह छह सात सात लड़कियां करके, और फिर भी बेटे की चाह में डिलीवरी कराए जा रहे थे, चाहे उनको एनीमिया हो रहा है या उनकी मरने वाली हालत हो रही है। तो मुझे वो तभी दिमाग में आया था कि ये इसका नाम आई वांट अ रखना है। तो जब न्यूट्रिशन ने कहा कि नहीं, इसको ना थोड़ा चेंज कर देते, आई वांट अ सन कर देते, मैंने कहा नहीं। तो हम्म। एक्चुअली वो एक लड़के की चाह इतनी ज्यादा, दादी अगर घर में है और एक पोती है और एक पोता है, और अगर कुछ भी स्पेशल खाना है तो पहले पोते को देगी, या फिर अगर पोता पोती में आपस में लड़ाई हो गई है तो पोती को डांटेगी कि तूने उसको भाई को क्यों कहा, भाई है ऐसे थोड़ा ना। ये दोनों एक साथ स्कूल से आ रहे हैं तो उसको बोलेगी कि जा इसको भाई भाई को पानी पिला, उसके लिए रोटी डाल। कि क्या बेटा बेटा बेटा, क्या मुझे लड़का, बस लड़का होना चाहिए। तो मुझे वो टाइटल तभी से दिमाग में आ गया था कि यही रखना है। बहुत बार चेंज करने के लिए कहा पब्लिशर्स ने, मैंने कहा नहीं, चेंज नहीं होगा, टाइटल यही रहेगा। नहीं, टाइटल बहुत अच्छा है। और जो कहानियां हैं इसमें, आपने छोटी छोटी कहानियां क्या आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। बहुत मजा आया मुझे पढ़ने में। और दुख भी हुआ कई जगह तो, मतलब आंखों में आंसू आए। और ये मैंने भी अपने समाज में देख रहा हूँ। पिछले बहुत से सालों से हम गांव देहात से आए हैं कि कितना ज्यादा ये बेटे की लालसा, लड़का की लालसा, ये क्यों है? आपको क्या लगता है, क्या हमारे समाज में, अब तो इतना देश आगे जा रहा है बट फिर भी ये नहीं हम निकाल पाए अपने दिमाग से कि लड़का होना चाहिए, लड़का वारिस होगा। वो है, हुआ ये कि, या मैं ये कहूँ कि लड़की आज भी मोलेस्ट हो रही है। लड़की आज भी, हम शाम को 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। लड़की का आज भी रेप हो रहा है, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी लड़की है। तो अगर, और आज भी बहुत ही सटल तरीके से दहेज लिया जा रहा है। आप कितने करोड़ लगाएंगे शादी में, ऐसा कहा ही जाता है। अगर आप सिर्फ दो बहनें या तीन बहनें हैं तो फिर कई कम्युनिटीज में होता है कि फिर बाद में कौन सर ढके, मतलब कौन आपके उसका सर पर है, भाई तो है नहीं। कल को अगर ये बीमार हुई, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, तो भाई तो देगा इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर जरूरत पड़ी भाई तो देगा इसके लिए पैसे। भाई तुम्हारे घर ब्याह गई, तुम्हारे लिए तो दो पोता पोती जन्म दिए, अभी भी उसको अगर बीमारी होती है तो उसका भाई आके देगा ब्लड, अगर जरूरत पड़ी हो, या भाई उसकी ऑपरेशन के पैसे देगा। तो अगर आपका भाई नहीं है तो आपकी शादी में मुश्किल होती है। तो ये हम लोग जो 2% जनता कहूंगी, या थोड़ी सी और जो सिटीज में रहती है, जो बहुत पढ़ी लिखी है, बस उनको इस बात का अंदाजा नहीं है। उन्हें ये लगता है कि ये चीजें जो है ये हो ही नहीं रही है दुनिया में, हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि ये सब कुछ हो रहा है। अगर आप जाके देखिए गांव देहात, तो इनफैक्ट पढ़े लिखे लोगों में भी, जो मल्टी मिलियनेयर भी हैं, उनके में भी, कि प्रॉपर्टी में लड़की को तो नहीं देना। अब अगर सरकार ने कर भी दिया है कि नहीं, लड़का लड़की दोनों है, तो पहले से ही विल में लिखवा दो, या पहले से ही लड़के के नाम कर दो, कि जब कर ही दिया उसके नाम तो फिर है ही नहीं, कुछ बचा नहीं, तो फिर लड़की को क्या मिलेगा। तो ये जो सब चीजें हैं, उस करके कौन चाहेगा लड़की करना। उनको लगता है कि बर्डन है, उसको पढ़ाना, उसकी सिक्योरिटी करना, पूरी जिंदगी का है काम। तो इस, और अगर आज की डेट में हम लड़की को पढ़ा दें, उसको वोकेशन दे दें, वो अच्छे से पढ़ गई, आईएएस बन गई, डॉक्टर बन गई, खूब अच्छा कमा रही है, उसको जरूरत ही नहीं है, उसको क्यों वही प्रिंस चार्मिंग चाहिए कि वो प्रिंस चार्मिंग मिलेगा, उसके घर जाएगी, वो उसको ठीक से रखेगा, ठाट बाट से रखेगा, अपनी ठाट बाट खुद खरीदेगी, खुद अपने इंडिपेंडेंट होगी। ये तो है। ये जो है एक तरीके से हमारे समाज में एक अपवाद है कि लड़के की चाहना ऐसी है। और जो आपने बात कही, मैंने भी देखी है, 6 7 बहनें डिलीवर होती रहती है, औरत बिल्कुल बिल्कुल मर जाती है। तब तक जो है उससे ये एक बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री की तरह मैंने देखा है औरत के शरीर को यूज होते हुए। तो ऐसे डॉक्टर आपको कैसा लगता है? आप समझाते हो तो समझते नहीं है लोग इस बात को कि हर साल 1.5 साल में आ जाती है दोबारा से इस चाहना में कि लड़का होगा। मुझे लगता है कि समझाने की तो बहुत कोशिश की मैंने शुरू में, जब मैं बहुत यंग थी, यंग डॉक्टर बनी, तो मुझे लगा कि इनको समझाओ कि क्यों कर रही हो, इन लड़कियों को पढ़ा लो, इतना पैसा, मतलब इतना थोड़ी ना पैसा है कि तुम कोई जायदाद अपने बेटे के लिए कोई एम्पायर छोड़ के जा रही हो, लड़कियों को पढ़ाओ। लेकिन मुझे लगता है कि जो, जिस तबके की औरत 7 8 10 लड़कियां कर रही है लड़के के लिए,
वो पूरी डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड के ऊपर या अपने हस्बैंड की फैमिली के ऊपर। खुद तो पढ़ी लिखी है नहीं, खुद कमा नहीं रही है, पूरे दिन भर घर के काम करती है और उसके बाद फिर हस्बैंड को एंटरटेन करती है। तो उसे उसके पास मतलब अपने अपने लिए कहने के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने के लिए, ये कि मुझे प्रॉपर्टी लगवा दो या मैं कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर लो, मैं बच्चा और नहीं करना चाहती, ये उसकी से नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ अधिकार भी है एज अ ह्यूमन बीइंग। तो वो तो सिर्फ एक जानवर की तरह रह रही है, मुझे लगता है। हस्बैंड चाहेगा तो हो जाएगा। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि अच्छे अच्छे घरों की औरतों को भी हस्बैंड इतना बिजी है काम में या कुछ, अगर पीरियड्स का पेन हो रहा है कि एक औरत को, या प्रेगनेंसी में तकलीफें हो रही हैं, तो ये तो हर एक को होता है। ये तो इसमें क्या नई बात है, तुम्हें क्यों मतलब एक स्पेशल वो चाहिए। मतलब एक प्यार का बोल कि भाई इतना पेन हो रहा है, या लेबर में है, या प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेटेड है, वॉमिटिंग हो रही है, तो वो लोग भी उतना भी नहीं समझते। उनको लगता है कि ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, जानवर भी तो हो रहे हैं डिलीवर, मेरी माँ ने भी तो किया था, ये भी तो कर रही है। तो मतलब उसको ट्रिविलाइज, उसको उतना अधिकार नहीं। सिर्फ मुझे यही एक कारण लगता है कि आप अगर किसी पे डिपेंडेंट है पूरी जिंदगी, आपके पास अपना पैसा भी नहीं है, तो फिर वो तो इस तरीके की जोर जबरदस्ती करना, या ये कहना कि आप कि ये ड्यूटी है कि आप हमें एक बच्चा एक बेटा तो दो ही। और ऐसा भी बहुत बार हुआ है, मैंने बहुत बार एक अच्छी एफ्लुएंट सोसाइटीज में देखा है कि अगर एक औरत दो तीन बेटियां करने के बाद नहीं हो पा रहा बेटा, तो फिर वो एक और औरत को लेके शादी करके आ जाते हैं, हम्म। और उससे बेटा हो गया तो फिर बेटा रख लेते हैं और उस औरत को धीरे से घर से निकाल देते हैं। ऐसा भी होता है बहुत बार। तो मतलब वो भी सिर्फ एक मेल प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री की तरह आई, पता नहीं शादी करके तो लाते हैं मगर उसके बाद उसको कहाँ कर देते हैं ये पता नहीं। और हाँ, ये भी बहुत कॉमन है कि वो औरत फिर उस पूरे गांव में कई बार या आगे इस तरीके से सप्लाई होती है कि इसने बेटा प्रोड्यूस किया, तो अब ये अगला घर में भी बेटा ही करेगी। तो भाई। वो क्योंकि गरीब खानदान की औरत थी या कहीं और स्टेट से लेके आए थे, तो इस तरीके से भी यूज होता है। ये बहुत चीजें, जब मैं किताब लिख रही थी तो बहुत चीजें आई। सारा कुछ लिखना बहुत पेनफुल था, उतना मुझे लगा कि बहुत ही ज्यादा पेनफुल स्टोरी से। अभी भी आपने कहा कि कई पेनफुल है, इससे ज्यादा और इतनी स्टोरीज थी कि मैंने ये जब लिखी तो ये 1,85,000 वर्ड्स थे, और अब जब पब्लिश होके एडिट होके आई तो सिर्फ 75,000 वर्ड्स है। सो इतनी सारी स्टोरीज अभी मेरे बैंक में और पड़ी हैं। पार्ट टू के लिए। आई डोंट नो, पहले इसको पढ़ के लोग देख डाइजेस्ट तो कर ले, मुझे लगता है इतनी पेनफुल स्टोरीज को। हम्म। तो कहीं ना कहीं मुझे ये इसमें ना, अरुणा तुम खुद माँ हो, आपने मदर इन लॉ, आपकी खुद मदर है, आप तीन बहनें हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्या, औरत को भी हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। औरत की दुश्मन सबसे ज्यादा औरत ही है, अपनी बेटी की और फिर अपनी बहू की। ये जो आई डोंट नो व्हाई विमेन डोंट सपोर्ट विमेन, ये क्या, ये कैसे क्यों हो रहा है ऐसा? मेरे को लगता है कि अगेन जैसे हम अपने पुरानी पीढ़ियों को कहें तो वो खुद भी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो एक एनवायरनमेंट का फर्क है जो उन्होंने सहा, उसका अगर वो 10% भी हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या हम पर वो टॉर्चर कर रहे हैं, तो वो कमी है उनके हिसाब से। वो तो जनरेशनल चेंज वो अपने आप के लिए ला ही रहे हैं। वो तो नहीं कह रहे कि आप घर पर बैठो काम मत करो, जैसे उन्होंने सारा दिन झाड़ू पोछे वो किए। अपने हिसाब से वो थोड़े मॉडर्न हो गए हैं, मगर ये जो रूढ़िवादी ख्याल है जो एक्चुअली एकदम अंदर तक उनके घुसा हुआ है, उनके रग रग में है, वो कैसे जाएगा। तो एक टाइम पर मैं मुझे बहुत नाराजगी थी, और लेकिन एक टाइम के बाद मुझे समझ में आया कि वो बहुत भोली हैं। वो उन्हें खुद ही नहीं पता है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है, क्या कर रही है वो, क्योंकि वो झेल चुकी है इस चीज को, क्योंकि उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया गया था, टॉर्चर किया गया था। तो थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। लेकिन अगर अब जैसे आज की डेट में मैं सास बनी, तो मैं तो ऐसी सास नहीं बनूंगी जो बोलूंगी कि नहीं बेटा करना है। और तो इसका मतलब कि एजुकेशन से ही चेंज आया ना, मुझे समझ में आ गया। अगर कोई और डॉक्टर नहीं भी है, मगर कोई भी एक ऐसी सास है या माँ है जो एजुकेशन ले चुकी है, जो नौकरी कर चुकी है, अब उसका होराइजन खुल गया है, दिमाग खुल गया है, उसने दुनिया देख ली है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो भी वो बोलेगी कि तुम बेटा ही करो या बेटी करो। और ऐसे भी लोग, अब जब मैं 50 साल की हो गई, अब जो प्रैक्टिस में एफ्लुएंट लोगों को देखती हूँ तो उसमें परसेंटेज ऐसी कम हो गई है जो कहते हैं कि बेटा चाहिए।
और जाके बाहर से भी करा कर आएंगे। ज्यादातर लोग जो पढ़े लिखे हैं वो बेटी से खुश हैं। तो ऐसे बहुत कम परसेंटेज है, मगर जैसे आप ही देखिए, आप भी की भी तो होती है, आप भी तो कितने खुश। हम तो बहुत बहुत खुश हैं। और हमें तो हमेशा जो है पर्सनली मैंने विमेन राइट्स के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए अपनी मदर को या अपनी सिस्टर्स को सपोर्ट करने में जो है जो उनको एक इमोशनल वो चाहिए, उसमें हमेशा आगे बढ़ के काम किया और समझा कि। अब मुझे ये बताओ डॉक्टर अरुणा, आपने ना किताब में लिखा हुआ है, जब आप पीजी करके पहली बार आपने एक सीन डिस्क्राइब किया गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मैटरनिटी वार्ड का, सप्लाईज को लेके, वहाँ की सफाई को लेके, और जो नर्सेस बड़ी सीनियर होती हैं, डॉक्टर जूनियर होते हैं, उनका बिहेवियर कैसे होता है, और उसमें एक बिल्ली भी है उसके अंदर। तो जरा जस्ट डिस्क्राइब, थोड़ा सीन बताओ क्या होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मैटरनिटी वार्ड में। मैं इसको ड्रामेटाइज करके बताती हूँ जैसे मैंने उस पर लिखा है, ठीक है। तो हम्म। मैं सुबह 9 बजे पहुंची लेबर रूम में, और लेबर रूम की जो ओवरनाइट जो ड्यूटी पर डॉक्टर्स थे उनके पास एक खर्रा होता है जिसपे ओवर की केसेस लिखे हैं। तो उन्होंने, डॉक्टर ना ऐसा है, ये 10 पेशेंट तो लेबर में है, इसमें से 8 एक्टिव लेबर में है, 2 वैसे हैं, 25 पेशेंट वार्ड में पड़े हुए हैं। ये उनका सारा डिटेल लिखा हुआ है। एक पेशेंट फटे हुए यूट्रस से आई है, रात भर लेबर में थी, दाई हैंडल्ड केस है, उसका बच्चादानी फट गया है, उसका बच्चा अंदर मरा हुआ है। दूसरी एक पेशेंट उस तरफ है जिसकी की फलोपियन ट्यूब या नाल फट गई है, जिसमें कि बच्चा फंस गया था। उन्होंने सफाई करने की कोशिश की है उसको। उसका हीमोग्लोबिन 2 ग्राम है जो कि 10 ग्राम होना चाहिए था। उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, 4 ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। अटेंडेंट ब्लड नहीं दे रहे हैं, ये फॉर्म भरा हुआ है। और देख लीजिए, उसके 2 सिजेरियन होने, नो ऑन प्रोग्रेस है, 48 घंटे से लेबर में है, उसका सिजेरियन होना है और ओटी में शिफ्ट करना है उनको, और उनके अटेंडेंट के साइन लेने हैं और ये सब कुछ। आपको इतना लंबा चौड़ा मिल गया। उसके बाद आपका सबसे पहला आपको प्रायोरिटाइज करना है कि क्या करना है। आपने इंटर्न को बुलाया, आपने कहा सुनो एक काम करो, ये जिसका बच्चादानी फटी हुई है, बच्चा मर गया है, उसके लिए तुम सारे इन्वेस्टिगेशन भेजो, ब्लड सैंपल लो, लेके जाओ फॉर्म भर के, और ओटी के लिए तैयार करो। जिसका 2 ग्राम हीमोग्लोबिन है, आपने फर्स्ट ईयर रेजिडेंट को बुलाया कि सुनो एक काम करो, अटेंडेंट के पास जल्दी से जाओ, उनसे कहो कि ब्लड अरेंज करें, आप ब्लड फॉर्म दो, इस वाले ब्लड बैंक से लेकर आए, या हमारे नीचे हॉस्पिटल में ब्लड बैंक है वहां से लेकर आए। और फिर उतनी देर में जो फुल्ली डायलेटेड थी वो डिलीवर हो गई। एक ने बच्चा निकाल दिया, आया ने बोला अरे डॉक्टर बच्चा निकल गया, बच्चा निकल गया। मैंने कहा "ओ, जल्दी जल्दी पकड़ो"। उसको पकड़ा, बच्चे को रैप किया। बच्चे को रैप कर रहे हैं, प्लासेंटा निकलने वाला है, देखते हैं कि खिड़की की विंडो सिल पर वो बिल्ली बैठी हुई है, वो प्लासेंटा जैसे ही निकलेगा बकेट में गिरेगा, वो लेके जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि वो सिर्फ प्लासेंटा लेके जाए, बच्चे को ना लेके जाए, अच्छा अच्छा, क्योंकि ओके। अभी बच्चे को रैप करके माँ के हाथ में दे दिया। माँ बोल ही नहीं रही। पहले तो ये था कि आपका ही बच्चा है, देखो कॉर्ड, जब तक कॉर्ड नहीं कटती है तब तो देखो ये लड़की है कि लड़का है। वो बोल ही नहीं रही। अरे भाई लड़की है कि लड़का है, बोलो तो भाई, कॉर्ड काटे। लड़की को देखे, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा क्या है बच्चा, अरे लड़की है बोलो। तो क्योंकि उसकी पहले 4-5 लड़की है, कुछ 4 लड़की पहले कर चुकी है, उसको मन ही नहीं है कि ये मेरी लड़की है। वो अगर ना ही बोले इसको, आप डिस्कार्ड ही कर दो तो अच्छा है। उसके साथ डर ये होता है कि अगर उस बच्चे को रैप करके सिक्योर नहीं किया तो माँ ध्यान नहीं रखेगी, तो बिल्ली बच्चे को भी लेके चली जाएगी, और वो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा दुखी है घर में। उसकी 4 लड़कियों को इतना दुखी कर रखा है, उसको इतना दुखी कर रखा है, और अब उसको खाना पीना कुछ मिलेगा नहीं, वेट कपड़ों में पड़ी रहेगी। आया से बोलो कि इसको, इसके कपड़े चेंज कर दो, तो कोई अटेंडेंट दे ही नहीं रहा कपड़े। जब मैंने उनको बताया अटेंडेंट को क्या, तो उन्होंने मना कर दिया। वो कोई आ ही नहीं रहा, सब नदारद हो गए, भाग ही गए वहां से। अब ये सब चीज चल रही है। और मतलब आप हर एक को एक तो अलॉट करते हैं, तब तक ऐसे करते करते, और उधर से हुजूम ऑफ पेशेंट, 100 की ओपीडी से उन्होंने आपके लगातार पेशेंट भेजे जा रहे हैं, जैसे फैक्ट्री है, उधर प्रेग्नेंट लेडियों को देख रहे हैं ओपीडी में और लेबर रूम में भेज दे रहे हैं, और आपको उनको भी देखना है, हर एक को देख के ये स्टेज ऑफ लेबर में इस वार्ड में करो, ये स्टेज ऑफ लेबर में इस वार्ड में करो। वो लगातार ओपीडी चली जा रही है, इट्स लाइक फैक्ट्री। आपको सोचने का टाइम नहीं है। जब तक आपके 2 बजते हैं आपको लगता है कि किसी ने खाना खाया कि नहीं खाया, एक एक करके खाना खाने जाओ, 15 मिनट में वापस आना, टाइम नहीं है यहाँ पे किसी को। अपने लिए जो सीनियर मोस्ट है उसको कुछ नहीं सोचना, क्योंकि वो तो सबको संभाल रहा है, कैप्टन बना हुआ है। 4-5 बजे आपकी ड्यूटी ओवर होती है, तो जैसे ही 4 बजते हैं तो दूसरा ड्यूटी डॉक्टर आता है, जो दूसरी शिफ्ट का होता है, वो आपके कंधे पे हाथ रखे होता है, डॉक्टर अर्ना हो गई ड्यूटी खत्म, उठ जाओ। तो एक अच्छा 4 बज गए क्या, आपको यूरिन पास करने जाने का टाइम नहीं होता। आप सोचिए
कैसे जाएंगे आप, जब आपके चारों तरफ दुनिया मर रही है, डिलीवर हो रही है, आपको ये भी बचाना है वो भी बचाना है। जब आप एक डॉक्टर का के जॉब में है, तब आपको ये लगता है कि आप हर एक को बचा लें, हर एक को एक अच्छा ट्रीटमेंट दे दे, किसी की भी कोई मरे ना, किसी का बच्चा ना खराब हो जाए, ये सब कुछ हो जाए। उस वक्त आप कुछ और नहीं सोच रहे होते। और वहां पर जो सरकारी अस्पतालों में है कि जब इंटर्न को आपने कहा चलो वॉश करो, सीख भी लो, चलो ब्लड सैंपल लेने जाओ, तो इतने रिसोर्सेज होते नहीं है, तो जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होती है वो डांट देती है, तुमने स्टेराइल गाउन गाउन क्यों पहना है, अब हमारे पास एक गाउन कम हो जाएगा, पहले ही हमारे पास इन्वेंट्री नहीं आई है आज की। डॉक्टर ना, आप ये 3 साल के लिए आते हैं और ये बेकार के काम जो है इस तरीके से आप इनको बिगाड़ देती हैं, इंटर्न को नहीं मिलेंगे, ग्लव्स क्यों दिए इसको, ब्लड ब्लड सैंपल लेने के लिए क्यों ग्लव किसी को पहनने हैं, दिस इज अ नॉर्म। ब्लड सैंपल लेने के लिए आप ग्लव नहीं पहनेंगे तो HIV है पेशेंट को, HPV आपको पता तो है नहीं बिना बिना टेस्ट के, लेकिन इसको ग्लव क्यों पहनने, अब हमारे पास ग्लव नहीं होंगे, आप लोग इतनी लग्जरी करना करते हैं इन बच्चों के साथ, ये 2 साल के लिए आते हैं और हम तो लोग। एक एक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन जो नर्सेज हैं जो इतने सालों से हैं, और हाँ, एंड द न्यू डॉक्टर्स जो ठीक ही करके जो हाँ, है। हाँ। मुझे लगता है नर्सिस के पास भी वो सामान नहीं है, तो फिर वो उसको सहेज सहेज के रखते हैं। हम लोग, आप मानेंगे नहीं, हम लोग ऐसा करते थे कि जैसी सप्लाई आती है, सो छोटी बॉटल्स जो ब्लड सैंपल के लिए होती है, एक EDTA बॉटल होती है, एक फ्लोराइड बॉटल होती है, जहां से मिलती है हम सहेज के अपने पर्स में और उसमें डाल लेते थे, क्योंकि अगले दिन पता नहीं मिले ना मिले। देखिए, मेरा क्या इंटरेस्ट है, मेरे को पेशेंट कल फिर दोबारा से मुझे 100 पेशेंट देखने, 120 पेशेंट देखने, उनके सैंपल भेजने हैं। बॉटल्स कहाँ से लाऊंगी मैं, अपने घर में तो मेरा EDTA बन नहीं रहा, फ्लोराइड बॉटल आ नहीं रही है, यहीं से मिलेगी, जिस वक्त मिलती है, जिस वार्ड से मिलती है, चुपके से उठा के अपने पर्स में रख ली कि कल मेरे मरीजों के काम आएगी। ऐसे ही हम जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं वो अगर नहीं मिली, तो जब मेरे पास पेशेंट है, मैं सरकार को थोड़ी ना उस वक्त कॉल करूंगी कि इस पेशेंट मर रहा है, एक 2 रुपए का मेथर्जिन इंजेक्शन क्यों नहीं है हमारे पास। मेरे पर्स में होना चाहिए, ऑपरेशन करने जा रही हूँ, अगर मैं फर्स्ट ईयर रेजिडेंट हूँ या सेकेंड ईयर रेजिडेंट हूँ और मुझे है कि मेरा सीनियर मुझे ऑपरेशन करा दे, एक आध मुझसे भी लगवा दे स्टिच, तो धागा मैं अपना लेके आऊं, वहां से धागा थोड़ी ना मिलेगा आपको। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जहां भी एक्स्ट्रा धागा है, जहां कुछ है, आप अपने पिटारे में डालते रहिए। हमारे लॉकर में इतना सामान हो जाता था कि जब हम थर्ड ईयर में कंप्लीट करके निकलते थे, तो वो सारा का सारा खजाना हम जूनियर को देके जाते थे, जिसने हमारे साथ मेहनत से काम किया होता था। दिस इज सो इंटरेस्टिंग, लेकिन इशू बहुत सीरियस है, आई वांट अ बॉय। तो ये आपने अपनी किताब में लिखा है, जो अंधविश्वास के कुछ आपने एग्जाम्पल दिए हैं, जो माएं अपनी बहू को, सास अपनी बहू को क्या क्या खिलाना पिलाना शुरू करते हैं, क्या क्या टोटके होते हैं, वो जरा बताओ जरा, ये क्या और ये बॉय और गर्ल का सिलेक्शन कैसे होता है, ये भी जरा लोगों का थोड़ा दिमाग खोल दो तो अच्छा रहेगा। तो एक तो ये है कि आप पहले कुछ महीने या 1 साल पहले एक स्पेसिफिक डाइट खाइए, जिसमें, अब मैं वो बताऊंगी नहीं, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि अच्छा ये खाने से बेटा होता है, जो कि ट्रूथ नहीं है, मगर उसको डिप्राइव कर देंगी, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं खाना है तुमने, और ये नहीं, तो अब ये वो क्या है कैसी उसको। चीज है बताओ ना, अंधविश्वास है, मैं तो 100 तो अंधविश्वास है, जैसे डाइट से कैसे बच्चा डिसाइड हो नहीं सकता होता, कैल्शियम बिल्कुल बंद कर देंगे उनकी डाइट से, दूध बिल्कुल हटा देंगे उनके डाइट से, कि ये बिल्कुल भी नहीं लेना, अब वो बिल्कुल उससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है उनको, या फिर पहले 3 महीने सेक्स चेंज हो जाएगा अगर आप सिर्फ सफेद कुछ खाओगे बिना मतलब उसमें कोई सब्जी नहीं, कोई दाल नहीं, सिर्फ सफेद सफेद होना चाहिए। है। ओ। जो सिर्फ पूरे 3 महीने आप क्या ऐसा सफेद दूध दही पनीर चावल ऐसा क्या खा लोगे, और उसमें पनीर भी नहीं देना, दूध भी नहीं देना, तो सिर्फ चावल चावल खिलाते रहोगे, आप सफेद क्या खिला रहे हो। तो वो उसको मतलब इतनी अभी भी लोग सोचते हैं कि कंसीव के बाद सेक्स चेंज हो सकता है, कुछ हाँ, खाना कंसीव के चाहिए। बाद, मतलब आप पहले 3 महीने उसको ऐसा करते हैं कि वो खिलाना, और फिर और एक दवाई आती है जो कि आपको छत पर जाना है, फुल मून होना है, और उसमें कोई तो एक स्पेसिफिक टाइम है, 8 हफ्ते के अराउंड कुछ टाइम है, जिसमें कि आपको छत पर जाके फुल मून में हस्बैंड देगा वो आपको दवाई, तो आप खाएंगे, तो उस वक्त आपका 8वें हफ्ते में सेक्स चेंज हो जाएगा। भाई 8वें हफ्ते में कैसे सेक्स चेंज हो जाएगा। एक और अंधविश्वास ये है कि एक कोई बाबा जी है जो एक अगेन एक बड़ा फिक्स सा टाइम है, और इतना फिक्स इसलिए होता है कि भाई आप उस फिक्स टाइम पे आए नहीं, आपकी कैलकुलेशन ठीक थी ही नहीं, तो उस फिक्स टाइम पर जाएंगे, तो वो चूना होता है, वो पानी में डालकर उसका कुछ एक बनाते हैं,
और उसका पानी फुल मून में रहेगा, फिर वो पानी जो है आपके एक नाक के किसी या तो लेफ्ट या राइट में डालेंगे। तो एक अगर लेफ्ट में डाला तो बेटा होगा, राइट में डाला तो बेटी। तो वो बड़े प्राउडली बताते कि राइट में डलवाने तो कोई आता ही नहीं ना, क्योंकि उससे तो बेटी होगी, तो बेटा तो बेटी तो किसी को चाहिए ही नहीं। तो वो फिर हफ्ते में 2 दिन डालना है, एक थर्सडे और एक ऐसा। और फिर जब वो डल जाएगा 2 हफ्ते, और उसको वहीं रहना है उसी बाबा जी के वहां पर, और फिर एक बार फिर से कुछ होगा तो वो चूने का पानी पीना है या कुछ करके ऐसा। तो ये सारी चीजें, या फिर चाइनीज कैलेंडर, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो चाइनीज कैलेंडर से देखते हैं कि इस महीने में अगर हमने कंसीव किया तो 9 महीने बाद बेटा होना है। वो बड़े अच्छे से चाइनीज कैलेंडर में एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये हमने हर चीज गलत होते देखी है चाइनीज कैलेंडर से। मतलब ये भी बता दो ना कि भाई ये सेक्स सिलेक्शन लॉजिकली बायोलॉजिकली कैसे होता है? हाँ, तो अगर सबसे पहली बात ये कि आप जो भी कर रहे हैं उससे एक स्पर्म एक्स क्रोमोसोम भी कैरी करता है और एक दूसरा क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम कैरी करता है, ठीक है। तो एक औरत के पास दोनों एक्स एक्स है, एक हस्बैंड के पास एक एक्स और वाई है आदमी के पास। तो जब मिलते हैं, तो जब आदमी का वाई क्रोमोसोम औरत के एक्स से मिलेगा तभी बेटा होगा, अगर आदमी का एक्स क्रोमोसोम मिलेगा तो बेटी होगी। तो अब उसमें औरत क्या करेगी? वाई हाँ, क्रोमोसोम तो हस्बैंड से आना है ना, ये औरत के यही पास। यही मैं डॉक्टर के मुंह से चाहता था, मुझे पता है हाँ, कि प्रॉब्लम आपके बेटे में है। नहीं अगर और सुनिए, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है। इसमें ये है कि जैसे मैंने उसको कहा, यही वाली बात मैंने पेशेंट को समझाई कि देखो, वाई क्रोमोसोम तो तुम्हारे बेटे, उसने क्यों नहीं दिया अपना वाई क्रोमोसोम अपनी हम्म, पत्नी को? तो वो बेटी उसके बस में थोड़ी ना है, वो कर देती बेटा अगर वाई क्रोमोसोम जाता उसके शरीर में। हम्म। तो सास बोली, तो उसका वजाइना में वाई क्रोमोसोम फलता ही नहीं है मेरे बेटे का, तो क्या करे फिर? तो उसके वजाना को कास्टिक सोडा से धोना चाहिए जिससे कि उसका फल जाए। बताइए, उनको भी उसी में औरत को ही ब्लेम करना है कि वजाइना में वाई क्रोमोसोम फलता नहीं है, ये नहीं कि। तो वो तो मानना ही नहीं है ना किसी चीज को। अब जैसे अब आप एक और सोचो, वजह। ये तो आज के जमाने की बात कर रहे हैं। एक बाबा है बहुत फेमस, वो तो बेटा होने की दवाई बेचते रहे, एडवर्टीजमेंट भी देते रहे कि दवाई हाँ, खाओगे तो बेटा होगा, उसमें सोना चांदी पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है। ऐसी दवाइयों के ऊपर आप लोग लिखते नहीं हो कि क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? ऐसे कैसे दवाई खाने से कैसे डिसाइड हो सकता है? अरे हमारे समाज में इन सब चीजों को कोई समझेगा क्या, जहां पर कि पढ़े लिखे इतने रूढ़िवादी हैं कि उनको दवाई खाने से मतलब उनको है ही अंधविश्वास। ये है कि भाई बाबा जी ने जो बताया है वो सही है, या एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और आप उसके अगेंस्ट बोल रही हैं। ये एस्ट्रोलॉजी साइंस है, मगर आप बाबा जी ने दवाई दी है उस पर अगर आप मान रहे हैं, तो एक एक और बात बताइए मुझे। जो लड़का लड़की, लड़की नहीं चाहिए लड़का चाहिए, पढ़े लिखे लोग, ठीक है, वो जाके वैष्णो देवी जा रहे हैं, देवी के पूजन कर रहे हैं, जब नवरात्रे आते हैं उनको कंजक बिठा रहे हैं। और मुझे बहुत ही खराब लगता है, भाई तुम ही थे जिसने अपनी लड़की गिराई थी, या तुम ही थे जो 3 लड़की के बाद अभी लड़का करना चाह रहे हो? क्या देवी पूजन कर रहे हो? क्यों कर एग्जैक्टली exactly. कितनी हिपोक्रिटिकल है हमारी सोसाइटी। हाँ, देवी पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, कंजक पूजा, वैष्णो देवी पूजा है। और बहुत से इनमें ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी गर्भपात कराया हुआ अपनी वाइफ का। अ, और वो पूजा करते हैं, और फिर मुझे लगता है कि वो अपने आप को कैसे शीशे में देखते हैं, वो कैसे अपने आप से एनकाउंटर करते हैं जब आपने एक बार इतनी बार बेटियां गिरा चुके हो, या आप अपनी बेटी और बेटे में इतना वो करते हो, तो उसके क्यों पैर धो रहे हो? उसको क्यों आशीर्वाद ले रहे हो? तुम्हें उससे लक्ष्मी चाहिए? यहाँ पे भी अपना सिर्फ स्वार्थ देख रहे हो, क्योंकि लक्ष्मी, क्योंकि वो भगवान मानोगे उसको तो भगवान सोचेगा, भगवान देख नहीं रहा क्या ऊपर कि तुमने क्या कुकर्म किए? तो अब आज की डेट में अगर तुम उसके पैर चरण धो के उसका आशीर्वाद ले रहे हो, तो क्या भगवान को पता नहीं है? लेकिन कलयुग है ना, मुझे नहीं लगता कि भगवान पता नहीं देख रहा है कि नहीं देख। हाँ, ये पता नहीं। एक चीज और बताओ आप, जो है ये अबॉर्शंस का जो सिस्टम है, अल्ट्रासाउंड आए हुए तो कुछ 20-30 साल हुए हैं, 40 साल हो गए होंगे, जब सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत रैम्पेंट था। सरकार को पता लगा तब तक तो मेरे ख्याल कई लाख लड़कियां जा चुकी थी क्योंकि सरकार हमेशा 10 साल पीछे चलती है। फिर ये लॉ बना हमारा कि ये होगा।
अब मैंने सुना वो मशीन खेतों में हैंड हेल्ड अल्ट्रासाउंड है, वहां बता देते हैं जय माता की है तो ये है, जय श्री रामा तो ये है, अपना डिसाइड कर लो। फिर ये तो इसके बारे में आप कैसे, ऐसे डॉक्टर आप कैसे देखते हैं इन चीजों को जब आपको पता लगता है ये हो रहा है? देखिए, आपको ये भी जान के ताज्जुब होगा कि जब हमने अल्ट्रासाउंड शुरू हुआ था 70s में और उससे भी पहले, तो तब हम लोग ब्रिटिश राज से निकले थे और उस वक्त ये नॉर्मल होता था कि हम लोगों को, एफ्लुएंट लोगों को, कि वहां पे भी बताते थे तो यहाँ पे भी बताना है, तो बताना सरकारी अस्पतालों में हम ही डॉक्टर बताते थे। तब तक ये लॉ नहीं था, 70 के बाद ही तब लॉ तक बना। ना, तब तक डॉक्टर होना बहुत कम थी हाँ, अल्ट्रासाउंड, दाई हाँ, पैदा कर, हम हाँ, लोग सब दाई ने पैदा करें। पैदा किए। हमारी तो जनरेशन पूरी की पूरी गांव में कोई अल्ट्रासाउंड या कोई इंजेक्शन कुछ भी नहीं होता था। तो वहां से शुरू हुआ, ठीक है, लेकिन वहां पर क्या हुआ, डॉक्टर को ये पेशेंट्स को ये समझ में आने लग गया, जनता को, कि पता चलता है इस मशीन से। और जैसे ही समझ में आया कि पता चलता है इस मशीन से, उसके बाद फिर आगे का हमें पता है, हम इंडियन लोग हैं, जुगाड़ करना और ये सब कुछ कर। आपको ये भी ताज्जुब होगा जानकर कि इतना एक्ट स्ट्रांग है, लेकिन एक्ट को, एक तो होता है कि लागू कर दिया, एक होता है उस पर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। लॉ को बनाना एक काम होता है, लॉ को इम्प्लीमेंट कराना, उसको फोर्सफुली लोगों को बताना, या जैसे भी उनको किसी तरीके से सिखाना, वो बड़ा मुश्किल है। आपने जो बोला कि गांवों में अल्ट्रासाउंड मशीन है, और एक और बात सुनिए, उस पे, उस अल्ट्रासाउंड मशीन को जो कर रहा है उसके पास कोई डिग्री नहीं है, उसको पता नहीं है कि वो जो देख रहा है वो लड़का है कि लड़की है। हाँ वो अच्छा। सिर्फ बता रहा है। अच्छा, वो अल्ट्रासाउंड मशीन भी नहीं है, कई बार सिर्फ प्रोब है और एक एलईडी स्क्रीन से लगा हुआ है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। उस पर एक अलग मूवी चल रही है कुछ अल्ट्रासाउंड की, और ये अलग पेट पे ऐसे हिला रहा है जेल डालकर, और सिर्फ किसी को बता दे रहा। और ज्यादातर 80% को, उसको तो खैर पता ही नहीं है ना, क्योंकि अल्ट्रासाउंड मशीन ही नहीं है वो। तो वो ये कह रहा है, अच्छा ये आपकी लड़की है, ये आपका लड़का है, ठीक है, वो डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन उसके पास तो हम जाएंगे, क्योंकि हमें तो ऐसा, हम तो डेस्परेट थे ना जानने के लिए। अब आपका अगर लड़का भी है, उसने कौन सा देखा था, उसने तो उस अल्ट्रासाउंड मशीन का झूठी मूठी कर दिया आपका। और फिर उसने कहा कि अच्छा ऐसा है, फिर आप उससे ही पूछेंगे कि अच्छा फिर कहाँ पे अबॉर्ट कराना है इसको। तो फिर उसके पास कमीशन है, आपसे 25-50 हजार ले लिए उसने बताने के, और उसके बाद आगे कमीशन के लिए कि यहाँ पे चले जाओ, यहाँ होगा, वहां से भी कमीशन है। अब वहां पे जाके अगर आपका बेटा भी अबॉर्ट हुआ, तो आप ही तो गए थे। और ज्यादातर ऐसा ही होता है कि वो, उसको कुछ नहीं पता है, उस वो 60 या 70% बेटी बताता है, क्योंकि सिर्फ 50 हजार या 25 हजार से उसका पेट नहीं भरा। अभी उसने बता हम्म। दिया, उसके बाद उसको वो कमीशन भी चाहिए जो अबॉर्शन के साथ मिला है। ओ माय गॉड, ये लोग कहाँ, इनके इन पापों को, मतलब कब जाके इसका प्रायश्चित होगा या ये क्या जा- होगा? ये ज्यादातर नॉन, जो जिसके पास डिग्री नहीं है वो कर रहा है, भाई उसके पास कुछ लूज करने को तो है नहीं। डॉक्टर हाँ। तो बहुत, मतलब मैं अब क्योंकि डॉक्टर हूं तो मैं उनके ऊपर बिल्कुल भी ब्लेम नहीं लूंगी, कुछ कर भी रहे होंगे तो भी मैं कहूंगी कि नहीं करना चाहिए, और कर भी नहीं रहे होंगे। मगर जो ज्यादा कर रहे हैं वो नॉन डॉक्टर हैं, जो ऐसी ऐसी अल्ट्रासाउंड मशीन ऐसे ऐसे ढकोसले करके कर रहे हैं। और उनके पास क्योंकि कुछ लूज करने को है नहीं, डिग्री लूज करने को है नहीं, आज इस गांव में बैठे हैं, कल किसी और गांव में चले गए, वो तो बाबा जी की तरह जहां भी जाएंगे वहां पे उनको पॉपुलेशन मिली जाएगी ऐसी। और लोग फोन पे बताते हैं कि वो उससे पूछा था, वो दवाई हाँ, ली थी, बेटा हुआ, उसने हाँ, सही बताया, अबॉर्शन करा दिया, आप बेटा हो गया। तो वो भी एक चलता रहता है इसके अंदर। पूरा तो बड़ा भयानक और बड़ा दुखदाई सीन है। और ये अरुणा आप ये बताओ, ये क्या नॉर्थ इंडिया प्रिवलेंट है, हिंदी बेल्ट में ये बीमारी है, बेटा चाहिए बेटा चाहिए, या साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में, पूरे देश में है, ये कहाँ कहाँ पर है ज्यादा? ऐसा है कि जहाँ एजुकेशन ज्यादा है, जहाँ पर एजुकेटेड पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे ही कम है। तो अगर हम केरला की बात करें या वो, लेकिन साउथ में भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर कि बहुत ज्यादा रूढ़िवादी ख्याल हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं। और मैं वही है कि साउथ की किसी एक स्टेट का नाम ना लूं तो अच्छा है, मगर मेरे पास ज्यादा, जैसे आंध्रा से पेशेंट आए या कुछ, तो मैंने देखा कि उन लोगों को अ, ज्यादा चाह थी। केरल में नहीं था, और तमिलनाडु में कम है। मगर जो जो लोग यहाँ पर आके बस गए हैं नॉर्थ में, चाहे वो साउथ के हैं, यहाँ को देख देख के वो करेले के साथ करेला, और वो वैसा हो गया। उनको भी ये लगता है कि कुछ तो कुछ खास ही होगा बेटे में, जो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया वाले लोग इतना कर बेटा बेटा कर रहे हैं। तो वो भी, मगर ये भी बात है कि ये एक एशियन बीमारी है, मतलब ये चाइना में भी है। ये मेरे पास नाइजीरियन पेशेंट आई थी, सोचिए, नैरोबी से आई थी।
उसने मेरी टेबल पे जब बुक देखी तो बोला कि ये आपने क्या लिखा, ये तो सरकाज़म है। मैंने कहा हाँ, आप समझ गई कि सरकाज़म है। तो बोली कि लेकिन ये तो हमारे यहाँ भी है, क्या मैं ये 2-3 बुक्स ले जा सकती हूँ? मैंने कहा आपके यहाँ भी है? कहते इतना है कि हमारे यहाँ बच्चियों के जेनाइटल ऑर्गन्स को म्यूटिलेट कर देते हैं। हाँ, वो अलग एक हाँ, लेकिन वहां पे भी वो बेटा चाहते हैं, लेकिन वही है कि अभी इतना कुछ वहां पर नहीं हो रहा कि ठीक है, क्योंकि वो बच्चे भी ज्यादा चाहते हैं ना, तो वो बच्चे करते जाते हैं बेटे की इच्छा में। वो बेटियां गिराने वाली बात नहीं हो रही, क्योंकि वो भी उन लोगों में पाप माना जाता है कि अबॉर्शन तो करना ही नहीं है, वो हाँ, हाँ, कीमे नहीं। वो एक कई रिलीजियस उसके अंदर अबॉर्शन इज अ क्राइम, वो करते नहीं है, वो चाहे हाँ। बेटे की। बट हमारे यहाँ कोई मतलब बेटी का, तो आपने एस्टिमेट किया है आपके आर्टिकल में या डॉक्टर्स ने 4 मिलियन से 12 मिलियन के बीच में लड़कियां जो है गर्भ में गर्भपात हो चुका है। तो ये इन्फेंटिसाइड कहें या इसको फीटिसाइड कहें, इसमें क्या फर्क है दोनों में? पीटी साइड कहें, इन्फेंट तो एक जब बच्चा पैदा हो जाता है उससे 1 साल छोटा जो बच्चा होता है उसको इन्फेंट कहते हैं। मोस्टली अगर पेट के अंदर इन यूट्रो मारा जाता है तो उसको फीटिसाइड कहा जाता तो बट आपने तो इन्फेंटिसाइड के केस भी देखे हैं कि या तो दादी ने मार दिया या माँ ने ही बेटी का पैदा होते ही, वो कैसे कर सकते हैं? पैदा होने के बाद बच्चियों को पहले तो गांव में कहते धतूरे के बीज वगैरह को देते थे, दादी की मर गई, थैंक यू है, या वेरी। फिर गीले कंबल में लपेट देते थे, निमोनिया हो जाता था। हाँ। पूरा टाइम गीले कंबल में लपेट के रखते थे उसको। तो ऐसा है, मुझे तो ये समझ नहीं आया एक इंसान का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के पास क्योंकि ब्रेन है, और तो वो सबसे भयानक जानवर हो सकता है। और जो औरतें जिन्होंने अपने बच्चों को मारा, वो शायद उतना टॉर्चर सह रही थी, चाहे वो मेंटल था, फिजिकल था, या अपने बच्चों को या अपनी बच्चियों को इस तरीके से पलते हुए देख रही थी कि वो उनका दुख अपना एक अलग होता है, बच्चे का दुख कोई माँ नहीं देख सकती। तो जब वो बच्चियों का भी दुख इस तरीके से देख रही थी कि ये भी बड़ी होके एक बच्चा पैदा करने की मशीन बनने वाली है, इनको भी कोई खाना नहीं मिलेगा, इनको भी अपने पति को रात को एंटरटेन करना है और उसकी भूख मिटानी है। तो वो एक माँ एक और बेटी को पैदा करने के बाद सोचती है कि मेरा खून है ना, मैंने पैदा किया है ना, मैंने अपने खून से इसको पाला है, मेरा अधिकार है कि इसको मार दूं और इसको उस जन्म से मुक्त कर दूं जिस जन्म में इसको दुख मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि वहां पे माँ एक शक्ति बन के उसको मार देती है। मगर उसके लिए आपको बहुत बड़ा जिगरा चाहिए अपने बच्चे को, कि बच्चे का आप क्या देख रहे हैं कि भविष्य खराब होने वाला है, इसीलिए उसको मार। एक और चीज है जो कि पढ़े लिखों के, मैं पढ़े लिखों को ज्यादा अभी पढ़ा लिखा मानता नहीं हूँ। जिस तरह की बातें होती हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मतलब अब कई बार गांव के लोग मुझे ज्यादा संजीदा और अच्छे इंसान मिल जाते हैं जो कि शायद स्कूल यूनिवर्सिटी ना गए हों। अब ये बताओ, जो आजकल मुहूर्त बेबी का बहुत आपकी किताब में भी थोड़ा सा जिक्र किया है, और मैं ये समाज में मैं बड़ा हैरान हूं कि किसी अच्छी गायनी के पास जाओ, वो कहते हैं जी बताओ आपका कोई शुभ मुहूर्त है। ये मेरे जैसे इंसान के लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है कि अब ये मुहूर्त में भी क्या है, ये जरा बताओ, और ये बीमारी कब से शुरू हुई है? तो मुझे लगता है ये भी पढ़े लिखों की ही बीमारी है। क्योंकि जब तक जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, या जो बहुत ज्यादा मतलब इन बातों को ध्यान ही नहीं देते, पैसा भी नहीं है उतना, वो कहाँ सच सोचेंगे कि मुहूर्त कराना है नहीं कराना है। लेकिन जब हम पढ़ लिख जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ बेस्ट चाहिए। तो हम लोग हम्म। ऐसा करते हैं कि फिर हम अपने ज्योतिष से हम उनसे पूछते हैं, क्योंकि आज देखिए मुहूर्त एक चीज है, आपने पढ़े लिखे लोगों के हाथों में अंगूठियां नहीं देखी हैं? उनके नाम हम्म। के आगे अगर करुणा है तो डबल के करके करुणा नहीं हो जाता, ये डबल हम्म। के लास्ट में नहीं हो जाता। और अंगूठियां भी तो बहुत पहन लेते हैं, ये इसके लिए सो, और बीड्स, आजकल बीड्स हाँ, इतने, हाँ। तो हर जगह। तो ये पढ़े लिखे लोग अफोर्ड कर सकते हैं बीड्स पहनना, अंगूठियां पहनना, या के नाम के आगे दो वो लगा के अपना नाम चेंज करना, उसके लिए कितना वो लगता है, अखबार में लगाओ, ये सब कुछ करो। अभी अगर वो ये चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को जन्म से ही, पैदा होने से ही एक परफेक्ट लाइफ दूं, एक परफेक्ट उसका हॉरोस्कोप होना चाहिए, तो फिर वो इस डेट पर करना है, इस टाइम पर करना है, इतने मिनट से लेके इतने मिनट के बीच में होना चाहिए, मूल नहीं होने चाहिए, देव नहीं सोए नहीं चाहिए। हमें तो खैर नहीं पता, मैं नहीं मानती किसी भी चीज को, मगर हाँ ये भी बहुत है कि एज अ डॉक्टर आई कैन नॉट बी जजमेंटल। मुझे बहुत रिस्पेक्टफुल होना पड़ता है, जो जो जिस तरीके से
मतलब जो जिसका बिलीफ है, आई हैव टू एक्सेप्ट दैट बिलीफ, ओके। और हाँ, क्लिनिकली मैं उनको जरूर बता सकती हूँ कि देखिए 38 वीक से पहले मत कराइए, बच्चा नर्सरी में चला जाएगा, उसका लंग्स डेवलप नहीं होगा, ब्रेन डेवलप नहीं होगा। अगर आप तो कई लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं बात की, ठीक है जो आप डेट बताएंगे उसके बाद फिर हम मुहूर्त का करेंगे। कई बार मुश्किल हो जाता है कि नहीं 36 ही वक्त कराना है। मगर वही है कि हम क्लिनिकली तो उनको बता सकते हैं, बट इस बात के लिए हम जजमेंटल हम नहीं हो सकते कि आपका जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि सबके बिलीफ सिस्टम अलग है। कहीं ना कहीं, सॉरी टू से दिस, कहीं ना कहीं ये आपकी फ्रेटर्निटी एंकरेज नहीं करती? पैकेज में लिखा है नीचे, मोर पैकेज के 20,000 फालतू लगेंगे अगर हाँ, मैं टाइम और। बता इसमें ये होता है कि जैसे अब एक सिनेरियो यहाँ पर ये लीजिए। एक पेशेंट ने मुझे कहा कि मुझे आप 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में कर दीजिए, ठीक है, या 2 से 3 के, बड़ा लंबा मुहूर्त है कि 2 से 3 के बीच में कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर दूंगी, लेकिन खुदा ना करे उस वक्त एक इमरजेंसी आ गया तो मुझे आपको साइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसका बच्चा मर रहा है या माँ मर रही है, तो कुछ ना मुझे फिर मैं उस 2 से 3 के बीच में नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो उस ओटी में उसको लेना पड़ेगा। इज इट एक्सेप्टेबल टू यू? तो नहीं नहीं, हम तो उसी वक्त कराएंगे। तो फिर मैंने कहा फिर ऐसा है, आपके 2 से 3 के लिए मुझे एक ओटी खाली रखनी है, मुझे इमरजेंसी के लिए एक ओटी रखनी है, और एक इसलिए रखनी है कि अगर अगर एक ओटी खाली होनी ही होनी है, क्योंकि आप ये सोचिए जो 9 महीने रखा है किसी ने बच्चे को पेट में, और वो एक टाइम बता रहा है, वो दोबारा तो आएगा नहीं टाइम, वो मेरे को पूरी जिंदगी माफ नहीं करेगा, शायद केस भी कर दे मेरे ऊपर कि मैंने ये टाइम बताया था इस वक्त नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने उसके स्पेशल पैसे दे दिए, 20,000 रुपये मान लीजिए आपने कहा कि उसने दे दिए, अब उस 20,000 में वो ओटी फ्री रहेगी, उसमें कोई इमरजेंसी केस मरता गिरता किसी भी स्पेशलिटी का नहीं रखा जाएगा, दूसरी ओटी रनिंग है उसी में जा रहा है वो केस, क्योंकि उस वक्त एक ओटी सिर्फ आप ही के लिए पड़ी है, पूरा स्टाफ आप ही के लिए, नर्सिंग आपके है, एनेस्थेटिस्ट आपके लिए, वो उस चीज के पैसे होते हैं। अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि देखिए अगर आपका उस स्लॉट में किया जाएगा, मगर अगर किसी कारणवश कोई और केस आ गया जिसकी ज्यादा इमरजेंसी है तो उसको किया जाएगा, आपको फिर 3 बजे के बाद किया जाएगा। लेकिन अगर ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर आपको एक ओटी को फिक्स करके रखना ही पड़ेगा। तो ये कितना है ये ट्रेंड अभी जो है, मतलब आप कितने ऐसे यंग कपल्स देखते हैं ये चाहते हैं, या बड़े लोग चाहते हैं कि हमें मुहूर्त पे पोता पोती चाहिए, या यंग लोग? देखिए हमारे मेरे पास तो मतलब यंग कपल्स आते हैं, मगर ये जब भी होता है कि चलिए अब किसी ना किसी कारणवश हमें सिजेरियन करना है, कि चलिए डायबिटीज है, बीपी है, आईवीएफ से प्रेगनेंसी है, जो भी, तो इंडिकेशन जब ये हो गया कि देखिए नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है और करना तो सिजेरियन पड़ेगा, तो फिर ये कहते हैं फिर ठीक है, हम आपको फिर पूछ के बताएंगे मम्मी पापा से या पंडित से कि हम फिर कौन से टाइम पर और कौन से डेट पर करें। अच्छा, एक और चीज आप मुझे बताइए कि ये अगेन आई वांट अ बॉय पे आ गई, कि अब मैंने सुना है कि आप सेलेक्ट कर सकते हो पहले ही जो है मेल आईवीएफ के लिए, मेल स्पर्म डोनर, वो कैसे काम कर रहा है और किन देशों में कर रहा है? क्या भारत में लीगल है या हो रहा है ये बताना जरा, ये कौन लोग कर रहे हैं इस चीज को? लीगल तो देखिए नहीं है भारत में, है ना, और इलीगली जो चीजें हो रही है उसके उसको सभी को पता ही है। लेकिन हाँ, पीसीपी एनडी के तहत ना सेक्स डिटर्मिनेशन आप अल्ट्रासाउंड से कर सकते हैं, ना आईयूआई में आप स्पर्म ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, इन्फ्यूज कर सकते हैं, जो ना मेल है। लेकिन बाहर तो ये लॉ नहीं है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो बाहर जाकर आई से या आईयूआई से करा लेते हैं, क्योंकि बाहर अगर आप आईवीएफ कराने गए, जैसे आप मान लीजिए कनाडा गए या ऑस्ट्रेलिया गए, और आप सोचिए वहां पर तो बहुत महंगा है मेडिकल, और आपके 1 लाख रुपए हैं, आप गए आईवीएफ कराया, आईवीएफ का खुद का सक्सेस भी 40-50% है, ऐसा नहीं है कि आपने आईवीएफ कर हो ही गए हम्म। प्रेग्नेंट। तो हम्म। आपने कुछ एम्ब्रियो बने, उन्होंने एम्ब्रियो को टेस्ट किया, देखी 4 लड़कियां थी, 2 लड़के हैं इसमें एम्ब्रियो, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर लड़के वाला एम्ब्रियो, तो फिर वो लड़के वाला वो आईवीएफ के ही पैसे ले रहे हैं, वो आपसे लड़का या लड़के की अलग से नहीं ले हाँ, रहे हैं, उनको मतलब नहीं था, हाँ। उनको कोई मतलब नहीं। तो आपने वो लड़का फिर एम्ब्रियो डलवा लिया वहां से आगे, और फिर यहाँ पे आके आप भाई वहां, हमें हमारे पास जब पैसा आ जाता है तो हमें तरीके पता है कि कैसे करना है, तो हमें वहां पर क्योंकि, और ऐसे ही जहां से जाते हैं वहां पर आपके पास बहुत पैसा है, आप चले गए यूएस में, अल्ट्रासाउंड कराया, आपको पता चल गया कि बेटी है या बेटा है, अब आपको बेटी नहीं चाहिए, तो वहां पे अबॉर्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से लीगल तरीके से हो जाएगा।
पता नहीं चला यहाँ पर तो वहां से पता कर लीजिए। तो कुछ ना कुछ करके हम लोग जुगाड़ तो कर ही लेते हैं। मगर हाँ, ऐसा है कि आप आईवीएफ में मेल और फीमेल का पता कर सकते हैं, क्योंकि हम तो क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी के लिए भी तो टेस्ट करते हैं ना। हाँ, क्रोमोसोम तो पता कर ही एग्जैक्टली। चल सकते हैं, हमें भी पता चल जाता है। लेकिन लॉ ऑफ लैंड सेज दैट यू कैन नॉट डिस्क्लोज इट, आपको बताना नहीं है, आप इसको नहीं करोगे तो इलीगल है तो है। लेकिन बाहर के देशों में नहीं, थाईलैंड चले जाते हैं और दुबई चले जाते हैं, वहां से करा लेते हैं। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताइए कि बहुत सी अब मैं देख रहा हूँ लड़कियों में ना बहुत फाइट मारने की क्षमता है। और खास तौर पे जो मुझे फॉलो करते हैं, दे ऑल अफसर बनना चाहती हैं लड़कियां, गांव देहात की बच्चियां। मैं उनको बहुत एंकरेज करता हूँ कि पढ़ाई करो, अपने पैरों पे खड़े हो। शादी के लिए घर वाले करते हैं, रिबेल कर दो, मत करो। ठीक है, मेरे को फोन कर देना, मैं बात कर लूंगा। ठीक है, बट अपना अपना भविष्य बनाओ, क्योंकि फाइनली माई बॉडी माई राइट, है ना। ये आप क्या कहेंगे? बिकॉज यू आर हाई अचीवर, आप ऑथर हैं, आप इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, आपका इतना नाम है। आपने अपनी जिंदगी में सब देखा है, तो आपकी तरफ से किस तरीके से जिंदगी जीनी चाहिए लड़कियों के लिए? जो है, मैं जो ना इस एज में जो है स्कूल से भी कॉलेज जा रही हैं, कैरियर भी बना रही हैं, घर वाले करे करना है कर ले, नहीं तो शादी कर देंगे। ये हाउ डू यू सी दिस? अ, तो ये जैसे हम बेटे के लिए सोचते हैं कि बेटे को पढ़ाना है, फिर उसकी नौकरी लगनी चाहिए, तभी एक कमाने लगेगा। हमें भी मतलब अच्छा लगता है कि वो कमाएगा, उसके लिए फिर बहू लेके आएंगे भी। वही चीज होना चाहिए कि बेटी भी, उसको भी उतना ही पढ़ाना है, उतना ही उसको भी नौकरी करनी बहुत जरूरी है। जैसे बेटे की सेविंग कर रहे हैं, वैसे बेटी की भी सेविंग करने हैं कि वही वो भी, उसका भी उसी तरीके से खाता। तो जब एक बेटी पढ़ जाती है, जब आगे बढ़ गई, जब आप वो अपना कमा रही है, तो उसके उसका एक तो वो इंटेलिजेंट भी है और उसका दिमाग भी खुल गया। अब उसको एक कंपेनियन अपने पार्टनर में चाहिए। उसको वो देवता नहीं चाहिए जिसके कि वो हाँ, पैर छुएगी और वो सुबह उठेगी उसको चाय बना के पिलाएगी या कुछ। अब वो एक कंपेनियनशिप होनी चाहिए। दोनों हस्बैंड वाइफ पढ़े लिखे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ को सुबह जॉब पर जाना है, शाम को आना है। एक फैमिली के जैसे सुबह सारे काम जैसे निपटाने हैं, दोनों मिल के करेंगे, शाम को मिल के करेंगे। वो कंपेनियन। और ये लड़के सेंसिटाइज हो रहे हैं इस बात में, और लड़कों को भी जब तक आप रूढ़िवादी ना ख्याल कि आप बचपन से ही उसको कि नहीं बहन पिलाएगी पानी देगी और ये सब कुछ ना डालें, तो वो आजकल पढ़े लिखे लड़के सेंसिटाइज है। और ये कंपेनियनशिप जब होती है तभी मैरिज भी आगे ठीक से चलती है। नहीं तो अगर आप एक लड़की को पढ़ा लिखा दें, वो नौकरी भी कर रही है, फिर भी आप उससे एक्सपेक्ट करें कि खाना तो वही जाके सुबह भी बना के जाएगी और शाम को भी आके बनाएगी, तो एक कई बार वो ज्यादा घंटे काम कर रही होती है लड़कियां अपने ऑफिस में, ज्यादा भी कमा रही होती है, तो वहां पे एक मेल की ईगो की नहीं, ये काम तो यही करेगी, चाहे कमा रही है तो क्या बहुत बड़ी बात है, कमा रही है तो तुम अपने आप को बहुत समझने लग गई हो, बहुत पैसा कमाने लग गई हो। इस तरीके की लड़ाई घर में नहीं होना चाहिए। तो अगर, मुझे लगता है लड़कों को भी हमें सेंसिटाइज करना है, और बचपन से ही जब लड़का लड़की दोनों आपके घर में है, बहन भाई है, तो वहीं से शुरू कर दीजिए कि नहीं, तुम कोई स्पेशल राइट्स लेके पैदा नहीं हुए हो कि तुम्हें इस तरीके से रेयर किया जा रहा है और लड़की को इस तरीके से। जब वो बचपन से सेंसिटाइज होगा तो अपनी बीवी के लिए भी वो उतना ही थॉटफुल होगा, उसके साथ एक कंधे से कंधा मिला के काम करेगा। और लड़कियों को भी ये है कि देखिए, कमाना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। कल को ये छोड़िए, आपका कंपेनियन बहुत अच्छा हो सकता है, मगर किसी को हेल्थ इश्यू हो जाए, किसी को कुछ और हो जाए, आप अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो अपनी फैमिली को, एक औरत अगर पैरों पर खड़ी और एजुकेटेड है तो वो पूरी फैमिली को सपोर्ट कर सकती है, अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों का कैरियर देखना और अपने घर को सपोर्ट इकोनॉमिकली करना, वो सब कुछ कर सकती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें बिल्कुल आ, लड़का लड़की दोनों को ही एकदम इक्वल तरीके से ट्रीट करना चाहिए और सेंसिटाइज करना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं, क्योंकि खुद भी जैसे मैं पढ़ी और पैरेलली मैंने भी पैदा किया, राइट टाइम पे बच्चा भी हुआ, और साथ साथ मेरे सास ससुर ने उसको पाला, फिर मेरी मम्मी ने उसको, फादर मदर ने पाला। तो और मेरे हस्बैंड भी साथ साथ में हर जगह मेरे साथ थे कि नहीं, तुम्हें पढ़ना भी है, काम भी करना है। तो आज की डेट में अकेली मैं नहीं कर पाती ये सब कुछ काम, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम था, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, क्योंकि फैमिली मेरे साथ थी, मेरे पढ़ाई में, मेरी नौकरी में। कहीं कहीं थोड़ा बहुत जैसे रूढ़िवादी होते हैं, तो उस वक्त शुरू में थोड़ा मुश्किलें आई थी मुझे भी।
और मुझे लगता है, लेकिन आपका जज्बा देखकर, आपका फैमिली की तरफ सपोर्ट देखकर, और सब लोग साथ हो जाते हैं, मुझे लगता नहीं, है। आई नो, आई डोंट। एवरी फाइनली सब वो हो जाते हैं। और मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि एक डॉक्टर के शुरू के 7-8 साल बहुत स्ट्रगल के, और अगर फीमेल डॉक्टर है, बच्चा भी है, और इन लॉज भी हैं, पेरेंट्स भी है, हस्बैंड भी है, एम पीजी भी करनी है, एमडी भी करना है, वो सब करना है, तो इट्स अ बिग स्ट्रगल। हैट्स ऑफ टू विमेन लाइक यू, यू नो, आप लोग। लड़कियों ने अपना मतलब अपना छोड़ना नहीं है, ड्रीम अचीव करने के लिए हाँ, छोड़ना नहीं है। जैसे बहुत मुश्किलें आई, कई बार सास ससुर गुस्सा करेंगे, कई बार हस्बैंड बोलेंगे, लेकिन आपको फिर भी कोशिश करनी है कि किसी ना किसी तरीके से आप उस ड्रीम को अचीव करें, क्योंकि जब आप अचीव कर लेते हैं तो सब रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। वही लोग जो आपको पहले नीचे खींच रहे थे, वो आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं, और उनको पता हो, फिर समझ में आ जाता है कि नहीं, ये कितना इंपॉर्टेंट था। फिर आप पे फक्र करते हैं, फक्र करते हैं। प्राउड फील करते हैं जी, ये हाँ। हमारी बेटी है, हमारी बहू हाँ। है ना। मगर शुरू में वो जरूर नीचे खींचते हैं, क्योंकि वो भी हाँ। तो अपने रूढ़िवादी ख्यालों से एक्चुअली बंधे हुए हैं। हम्म। नहीं, ये बहुत जरूरी है। और एक चीज तो बहुत क्लियर डॉक्टर होना, जब हम इसको स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को, गरीबी को, ये बहुत क्लियर है कि पॉपुलेशन वहीं बढ़ रही है जहां आज भी गरीबी है, और गरीबी है, और अनएजुकेटेड है। और अनएजुकेटेड कौन? फीमेल। जहां औरत काम करती है, वो शी टेक्स राइट ओवर हर बॉडी, हर रिप्रोडक्टिव राइट्स, वहां अपने आप, जहां जहां, अब पूरी दुनिया में एग्जाम्पल है, और भारत में भी है, जिस राज्यों में जहां औरतें, मैं तो बांग्लादेश में भी 1 साल रह के आया हूं, जो कि एक कह लो बहुत बैकवर्ड कंट्री था किसी टाइम में, और वहां पर भी मैंने देखा उन्होंने हमसे पहले टीएफआर ठीक किया, उनका पॉपुलेशन ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव राइट्स हमसे अच्छी रही। नहीं, मेरी अ, एक मेड थी, रानी नाम है उसका, अगर वो देखेगी तो बहुत खुश होगी ये जान के। छोटी सी लड़की थी, 18-19 साल की, काम करने लगी, शादी होके आई, एक बच और पढ़ी लिखी थी, लेकिन काम वही करना था मेड वाला, उतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई। खुद मतलब इतना मेहनत से काम करती थी, एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेती थी, इसलिए कोई भी जो उसके जितने बांधे हुए थे उसने घर, वो उसको हटाना नहीं चाहते थे। पैसा लिया मुझसे, सरकारी अस्पताल गई, बच्चा बंदी का ऑपरेशन कराया, 1 महीने का रेस्ट लिया, सब घरों से कह दिया कि मैं 1 महीने के लिए नहीं आऊंगी, मुझे रेस्ट लेना है। मतलब मैं सोची थी कि वो 25 साल से छोटी लड़की, 2 बच्चे पैदा किए, और फिर बच्चा बंदी का ऑपरेशन कराया, 1 महीने का रेस्ट लेके सबको बोला कि मैं नहीं आऊंगी और मुझे पैसा चाहिए एडवांस, क्योंकि सबको पता था कि वो मतलब उसको डिस्पोजेबल नहीं है, वो इंडिस्पेंसिबल थी, हमें उसकी बहुत जरूरत थी। मुझे उसको देख के वो लगता है कि जब ये कर सकती है, तो किसी के लिए भी ये नहीं, पॉसिबल हमने है। इस ये मेरे था नहीं सोच में, जो आपने ऑपरेशन की बात की, मुझे ना इसमें थोड़ा सा विरोधाभास लगा अपनी पूरी सर्विस में। हमारे जवान ना, क्योंकि हम तो फौज में रहे, औरतें तो अभी आनी शुरू हुई हैं, जवान थे वो, बहुत एजुकेट हम करते थे, भाई 2 बच्चे हो गए, 2 लड़कियां हो गई, अभी और मत करो, ऑपरेशन करा लो। वो हमेशा अपनी वाइफ का आते थे, अपना नहीं कराएंगे। ये भी एक हमारे यहाँ पेट्रियार्की है, जबकि मेल का हाँ, आपको पता है आसान। मच इजियर। लेकिन उनको यही लगता है कि करा दिया तो कहीं हम इम्पोर्टेंट तो नहीं हो जाएंगे, कहीं हमारी हाँ, सेक्स लाइफ खराब तो नहीं हो जाएगी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जबकि वही है ना कि मिथ है अराउंड, अब उनको कैसे समझाया जाए कि उससे कोई मतलब भी नहीं है सेक्स का, कोई कोई सेक्स वाली नली नहीं कट रही है आपकी, जिससे कि आप सेक्स नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनको लगता है नहीं, औरत करा ले, और सारी प्रॉब्लम औरत के सिस्टम में इतनी इश्यूज हैं, पीरियड से लेके बच्चा पैदा करना, उसके बाद फिर मेनोपॉज तक, आप तो बहुत वीडियो बनाती रहती हैं उन सब चीजों पे। फिर भी हम ये वाला भी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्थ कंट्रोल, कॉन्ट्रासेप्शन, औरत के ऊपर डाल दिया। ये भी एक हमारे समाज को सोचना चाहिए। लास्ट इश्यू बिफोर आई लेट यू गो इज, अभी देश में ना बहुत चर्चा पे रहा यह इश्यू मैरिटल रेप के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन हमारे कोर्ट्स लास्ट में जाके रुक जाते हैं। और क्योंकि एफिडेविट सरकार ने ऐसा दिया जी, मैरिज का इंस्टीट्यूशन फलाना हो जाएगा, ढिकड़ा हो जाएगा। तो मैंने तो बहुत खुल के इस पे जो है बात की अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में। एज ए मदर, एज ए डॉक्टर, एज ए वुमन, आप इस इशू को कैसे देखते हैं? देखिए, ये अगेन मुझे ऐसा लगता है, और ये हो सकता है सिर्फ मेरी वो हो राय, और डिफर करे और से। एक आदमी जो, जैसे मेरे पास जो पेशेंट आया और वो ये परेशान हो रही है कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा,
मतलब घर तो आना जरूरी है ही, पूरे दिन के काम के बाद आप जब घर आते हैं तो आपके साथ में राइटल रेप होता है जब आप थके हुए होते हैं, या फिर अलग अलग गलत गलत तरीकों से करते हैं। तो जितने भी लोगों की ये स्टोरी मैंने सुनी, जितने भी पेशेंट्स के साथ ये हो रहा था, उसमें मुझे लगा कि मेल को अपनी पावर या ईगो दिखाने का एक यही तरीका बचा था, क्योंकि एक औरत ज्यादा कमा रही है, क्योंकि एक औरत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, उनकी बीवी, तो उसको और किस तरीके से अपनी पावर को शो करे, तो उसको दबाने के लिए कि देख इसमें तो मैं ही हूं। तो ये जो चीज है, जो एक मेल ईगो को सेटिस्फाई करना, अपनी पावर को दिखाना एक औरत के ऊपर कि तू तो नीचे ही रहेगी, वो बहुत ज्यादा था। और एक औरत इतनी तड़पती है कि बच्चे हैं उस घर में, और कई बार ये होता है कि बच्चे सुन रहे हैं इस बात को, लड़ाई झगड़े को, और उन पर क्या असर पड़ रहा होगा। अभी वो घर से निकल, मतलब अगर वो घर से अलग होती है तो जो अभी तक सारे उसको सपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो उसकी इन लॉज की फैमिली थी, वो अचानक से वो हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं कि नहीं। अभी तक वो उनकी अच्छी बनी हुई थी क्योंकि वो सब कुछ उनके लिए कर रही थी, मगर जैसे ही वो कहती है कि नहीं, इस चीज के खिलाफ आवाज उठाती है, तो उसको अलग कर देते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि वो बहुत, एक्चुअली ये जो एजुकेटेड क्लास और जो एफ्लुएंट लोग, उसमें तो मुझे इतना ज्यादा लगता है कि वो बेचारी तड़प रही है, घर में कुछ कर भी नहीं पा रही है, निकल भी नहीं पा रही है, और घर का अंदर दरवाजा बंद होते ही उसको डर लगने लग जाता है कि अब ऐसा होगा। तो बहुत ही ये बहुत कॉमन है, और मुझे लगता है सिर्फ मेल का एक ईगो है। नहीं तो अगर वो समझे, तो एक कंपेनियनशिप वाली बात करे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर वो एक ईगो कि तू कैसे कमा रही है ज्यादा, या तू कैसे इवन आप कमाने वाली औरतों के साथ जो हो रहा है वो तो मतलब हो ही रहा है। मैं हम्म, तो उनकी बात कर रहा हूँ जो कहते हैं जी हमारे यहाँ औरतें काम नहीं करती। बहुत ऐसे लोग प्राउडली हाँ कहते हैं वो हाँ हाँ सारा दिन झाड़ू बर्तन हाँ चौका रोटी बेड ये वो नौकर की तरह काम करती है, और शाम को दरवाजा बंद होते ही फिर जो है हाँ अपने हवस का शिकार होना पड़ता है उसको। उसकी कोई चॉइस है नहीं, आज सर दर्द है, आज कमर दर्द है, आज बिल्कुल। उसके मतलब, और बच्ची है, छोटी है कई तो। आपने तो लिखा भी हुआ है आपके हम्म, एक चैप्टर के अंदर जो है 18-19 साल की बच्चियां भी जो है उनको फिर कहते हैं जल्दी प्रेग्नेंट भी जल्दी होना हाँ है। सो बिल्कुल। इट्स डिफिकल्ट टू बी अ वुमन। इट इज डिफिकल्ट एंड दैट्स व्हाई मतलब इतना जरूरी हो जाता है लिखना, कि कहाँ तक आप अपने दिमाग में और अपने दिल में रखोगे, कहाँ तक रोते रहोगे। तो इसलिए बुक में लिख दो उसको थोड़ा सा निकाल दो अपने सिस्टम से, जिससे कि आप जी पाओ, थोड़ा सांस ले पाओ। नहीं, आपकी आपकी किताब जो है बहुत अच्छी लिखी है आपने। और जो है मैं चाहूंगा कि लोग इसको पढ़ें, और इसका पार्ट 2 भी आए इस किताब का। और बहुत शीघ्र हम मिलेंगे फिजिकली। एंड मैम बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। और यू आर मैं आप एक डॉक्टर तो हैं, एक मदर भी हैं, एंड आई विल कंसिडर यू एज अ कम्युनिटी लीडर ऑल्सो, बिकॉज आप इन इश्यूज के ऊपर जो है खुल के बात कर रहे हैं। तो मुझे बहुत मुझे अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी दिन और हाँ, बात करेंगे। thank you very much. ओके, Thank you. All the very best. All the very best. Thank you. सेम टू यू।